हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि जब ये इलेक्ट्रिक जो डायपोल है, अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रख दें डायपोल को, तो उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस होती है। तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि वो टॉर्क, अगर वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है तो सबसे पहले हमें टॉर्क के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं जहाँ पे लिखा है, टॉर्क किसी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। किसी बॉडी को, अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उस बॉडी पे टॉर्क लग रही है। एक्चुअल में टॉर्क प्रोड्यूस होती कैसे है? तो टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए हमें कपल ऑफ फोर्सेस चाहिए। मतलब अगर हम किसी बॉडी को अगर घुमाना चाहते हैं, लेट अस सपोज अगर मैं इस बॉडी को घुमाना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा इस पर टॉर्क लगाओ। तो टॉर्क लगाने का मतलब ये है कि मुझे इस पर कपल ऑफ फोर्सेस लगानी पड़ेंगी, दो फोर्सेस लगानी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने एक फोर्स ये लगा दी और एक फोर्स ये लगा दी। अगर मैं दो फोर्सेस इस पर लगा रहा हूँ, वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। ऑपोजिट पे लगा रहा हूँ, एक इस तरफ एक इस तरफ। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अगर ये बॉडी को, अगर मैं इन दो फोर्सेस से मैं बोलूँ कि रोटेट हो जाएंगी, तो नहीं रोटेट होंगी। क्यों? क्योंकि इक्वल भी है, ऑपोजिट भी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम कर रहा हूँ, दोनों को इसी जगह से एक्शन करवा रहा हूँ, जबकि यहाँ पे लिखा है कि लाइन ऑफ एक्शन उनका डिफरेंट होना चाहिए। इट मीन्स एक फोर्स मुझे यहाँ से एक्सर्ट करवा दूँ और एक फोर्स मैं यहाँ से एक्सर्ट करवा दूँ। अब इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गया, बिकॉज एक यहाँ से एक्शन कर रही है, एक यहाँ से एक्शन कर रही है। अब ये बॉडी रोटेट हो सकती है। मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करने, टॉर्क किसी बॉडी में रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी, उसके लिए कपल ऑफ फोर्सेस चाहिए। अगर वो पूछे कितनी टॉर्क लगेगी, तो ये टॉर्क का फार्मूला है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जब अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जिसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को फील्ड में अगर रख दें तो उस पर टॉर्क लगती है। इसका सीधा सीधा मतलब इतना ही निकलता है कि जैसे ही हम इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल होना चाहिए, बाहर से होना चाहिए। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में ये स्टडी किया है कि डायपोल का खुद का फील्ड भी होता है, बट डायपोल का जो खुद का फील्ड है वो खुद पे टॉर्क नहीं लगाएगा। ठीक है, किसी एक्सटर्नल फील्ड के कारण इस पर टॉर्क लगेगी। और इसका मतलब ये हुआ ना कि मतलब अगर हम डायपोल को फील्ड में अगर रख देंगे तो उसमें जो फील्ड होगा वो डायपोल पे फोर्सेस लगाता होगा, और उस फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, उस फोर्स का फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है वो फोर्स भी हम लिख देते हैं, क्योंकि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर कितनी फोर्स लगती है? फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पिछले लेक्चर्स में, हम पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था, वो फार्मूला QE होता है। ठीक है, अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ चीजें हैं जो आपने नोटिस कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर दूंगा। अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो उस पर फोर्स जरूर लगती है। तो कितनी फोर्स लगती है? QE। तो डायपोल में भी चार्जेस ही होते हैं, ठीक है, उनके कारण फोर्स लगती होगी, वो फोर्सेस का कपल बनता होगा, मतलब दो फोर्सेस होती होंगी, वो बॉडी को घुमा देती होंगी, और इनडायरेक्टली हम कह देते हैं कि उस पर क्या लग रही है? टॉर्क लग रही है। तो अगला काम हमारा इतना है कि हम उस टॉर्क को फाइंड करें, वो टॉर्क कितनी लग रही है। लेट अस सपोज हम इस डेरिवेशन को हम करें और ये फाइंड करने की कोशिश करें कि वो टॉर्क एक्चुअल में कितनी टॉर्क एक्सर्ट होगी। तो उसके लिए हम एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। लेट अस सपोज जैसे कि मैंने एक फील्ड सबसे पहले अप्लाई करना है, तो मैंने एक प्लेट पॉजिटिव ली है और एक प्लेट मैंने नेगेटिव ली। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने स्टडी की हुई है कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मैंने फील्ड अप्लाई किया और वो फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म का हम लास्ट लेक्चर्स में यही पढ़ा था कि यूनिफॉर्म का पता कैसे चलता है? क्राउडनेस, ना हमने लाइंस में गैप ना बढ़ाना है ना कम करना है, ये गैप इक्वल गैप है। अगर हमने पढ़ा था कि अगर आगे जाके लाइंस की क्राउडनेस बढ़ती है, इट मीन्स वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बट यहाँ पे मैंने इक्वल मार्जिन देने की कोशिश की है, इससे ये शो होगा कि फील्ड ये यूनिफॉर्म।
इसमें हमने एक डायपोल रखी है, तो ये हमारी वो डायपोल है जो मैं फील्ड में रख रहा हूँ। डायपोल में हमें पता है क्या होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है और एक प्लस क्यू चार्ज होता है। और ये डायपोल का हमने डायपोल ले ली, माइनस क्यू प्लस क्यू। और अगर आपको याद हो तो डायपोल की जो लेंथ होती है हमने ली हुई है वो 2a डायपोल की लेंथ होती है, मतलब ये वाली लेंथ उसकी 2a होगी। और ये जो डायपोल है इसको मैंने थीटा एंगल पे फील्ड के साथ रखा हुआ है, फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है और डायपोल मैंने इस तरफ रखी हुई है। अब हमें पता है कि फोर्स कितनी एक्सर्ट होगी ऑन चार्ज माइनस क्यू। माइनस क्यू पे कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी, लेट अस सपोज ये मैंने ए पॉइंट पे रखा हुआ है और ए पॉइंट पे ये पड़ा है और उस पे कितनी फोर्स लगेगी। अब मैंने फोर्स का फार्मूला लिखा था, वो फार्मूला क्या था, क्यू, तो इतनी फोर्स लगेगी, ठीक है। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी फोर्स हमें पता है कि वो लगाएगा। किस तरफ लगाएगा, माइनस क्यू हमें पता है, माइनस किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस से तो हम डायरेक्शन पूछ रहे हैं, वो नीचे की तरफ है, मतलब हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये फोर्स नीचे की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स ऑपोजिट टू ई लग रही है। ऐसे हम फोर्स दूसरे चार्ज पे भी निकाल लेंगे, क्योंकि एक डायपोल में दो चार्जेस होते हैं, तो प्लस क्यू पे कितनी फोर्स लग रही है, वो लेट अस सपोज हमारा बी पॉइंट पे पड़ा है, ठीक है, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, तो आंसर उस पर भी क्यों ही लगेगी, क्यों, क्योंकि चार्ज ये इक्वली होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेम लिया हुआ है यूनिफॉर्म। पर अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो पॉजिटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इट मींस इस पे फोर्स ऊपर लगेगी, तो हम कह सकते हैं ये फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई। अगर आपने डायग्राम को ध्यान से नोटिस किया होगा तो आपको पता लग गया होगा कि दो फोर्सेस जनरेट हो गई, माइनस क्यू, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और ये इक्वल भी है, ऑपोजिट भी है, लाइन ऑफ एक्शन भी दोनों का डिफरेंट है, और इसके कारण ये डायपोल रोटेट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो साफ दिख रहा है कि ये डायपोल रोटेट होने वाली है, ठीक है। ये तो हमने दो फोर्सेस फाइंड किए हैं, दीज फोर्सेस आर इक्वल, ऑपोजिट एंड लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, इनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, सो दे रोटेट द डायपोल, तो ये डायपोल को रोटेट करती है, ठीक है। अब हमें अगर पूछे कितनी डायपोल कितनी टॉर्क लगेगी, तो टॉर्क का हमने फार्मूला भी नोटिस कर लिया था सबसे पहले, तो टॉर्क का फार्मूला है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितनी फोर्स, अब अगर हमने टॉर्क निकालनी है तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि वो फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स को पता है क्यों ही लग रही है, तो यहाँ पे क्यों ही लिख देंगे, ठीक है। अगर हम इसको रफ कर दें तो अपने पास टॉर्क फोर्स कितनी लग रही थी, फोर्स हमने नोटिस की थी, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्यू ही हैं तो क्यू ही लिख देंगे। एक जो लास्ट हमारी प्रॉब्लम इसमें बचेगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की है, मतलब वो डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऐसा डिस्टेंस हमने कंसीडर करना है जो फोर्सेस के परपेंडिकुलर हो। अगर मैं एक ट्रायंगल आपको दिखाऊं, अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूं पहले, लेट अस सपोज ये मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया सी, अगर एक ट्रायंगल दिख रही होगी आप सबको ABC, उसमें सबसे पहले अगर एंगल देखेंगे, अगर हम ये कहेंगे ये एंगल थीटा है, तो हम ये कह सकते हैं ये एंगल भी थीटा है, बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट्स एंगल, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इस ट्रायंगल में ABC में, अगर हम देखेंगे कौन सी साइड परपेंडिकुलर आ रही है, फोर्सेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये फोर्स है, अगर आप ध्यान से देखो ये फोर्स है, इस फोर्स के ये साइड परपेंडिकुलर दिख रही है मुझे AC, फोर्स के परपेंडिकुलर ये वाली, ऐसे ये क्यों भी ऊपर जा रहा है
तो इसके भी परपेंडिकुलर यही होगा, मतलब वो साइड जो परपेंडिकुलर साइड है वो AC है। तो हमारा काम वो AC कितना है वो AC हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल ABC में अगर हम साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये AC, यही हमें फाइंड करना है, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ट्रायंगल पे हाइपोटेन्यूज ये है, ये कितना डिस्टेंस है 2a। तो हमें ये पता लग गया कि जो AC है वो 2a साइन थीटा है। अगर AC 2a साइन थीटा है, अगर हम यहाँ पे फिल कर दें तो टॉर्क कितनी आ जाएगी, QE। AC की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फिल कर दें तो QE 2a साइन थीटा, दिस इज द रिजल्ट एक्चुअली। टॉर्क इज इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा। अगर इस फार्मूला को थोड़ा शॉर्ट करना है हमें, तो हमें पता है P हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, तो ये डायपोल मोमेंट होती है। इसका फार्मूला हमें पता है डायपोल मोमेंट का, Q इंटू 2a। तो यहाँ पे Q भी है 2a भी है, तो हम इसकी जगह पे P लिख देते हैं और टॉर्क का फार्मूला PE साइन थीटा हमारे पास आ गया। दिस इज द रिजल्ट। तो आपको कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रख दे उसमें कितनी टॉर्क लगती है, तो आपको याद रखना है PE साइन थीटा उस पर टॉर्क लगती है। अगर इस रिजल्ट को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो हमें P और E पे क्रॉस लगाना पड़ेगा। P क्रॉस E टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, ये हमारी डेरिवेशन थी जिसमें हमने टॉर्क निकाली डायपोल पे कितनी थी। अगर इसके थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अगर हम डिस्कस करें कि अगर थीटा 0 हो, तो हमें पता है थीटा अगर 0 हो तो साइन 0 0 होता है। साइन 0 अगर 0 होगा तो कहने का मतलब टॉर्क कितनी आ जाएगी, 0। अगर हम दूसरा केस डिस्कस करें, अगर हमारा थीटा 180 हो तो साइन 180 कितना होता है, तो वो भी 0 होता है। तो कहने का मतलब टॉर्क वो भी 0 हो जाएगी। मतलब अगर थीटा 0 हो चाहे 180 हो, वो टॉर्क 0 ही रहती है दोनों केसेस में। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला जो टॉर्क 0 है इस थीटा 0 पे, इस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि टॉर्क तो लग नहीं रही उस पर। टॉर्क तो इस केस में भी नहीं लग रही, तो इक्विलिब्रियम तो ये भी है, बट ये वाला इक्विलिब्रियम जो होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आएगा। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि टॉर्क, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है अगर हम इस बॉडी को, लेट अस सपोज अगर ये यहाँ पे पड़ी है इक्विलिब्रियम में है, अगर हम इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज डिस्प्लेस कर दें, अगर ये अपनी पहली वाली जगह पे अगर वापस आ जाए, इट मींस ये पहली वाली जगह पे स्टेबल था इसलिए ये वापस आ गया, तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी अपनी पहली वाली जगह पे वापस आए, इट मींस पहले वाली जगह पे वो स्टेबल थी। अगर अनस्टेबल ये होती तो मैं इसको, अगर यहाँ पे है अनस्टेबल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूंगा तो ये यहाँ पे अपनी पहली वाली जगह पे वापस नहीं आएगी, रोटेट हो जाएगी, फर्दर रोटेट हो जाएगी। इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज एक फील्ड हमने लगाया, पॉजिटिव, नेगेटिव। फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अगर हम इसमें डायपोल रख दें, डायपोल का एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, एक माइनस क्यू चार्ज, इस हिसाब से हमने रख दिया। अब हमें पता है P की जो डायरेक्शन होती है, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, अगर आपको याद हो तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है डायपोल की। अगर डायपोल का अगर आप देखोगे नेगेटिव नीचे है, पॉजिटिव ऊपर है, मतलब P की डायरेक्शन ऊपर होगी। ठीक है, P और E में ही एंगल होगा ना, P ऊपर है E भी ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना है, 0 है। अब अगर आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव है और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव है, तो ये स्टेबल ही है। क्योंकि अगर आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस करोगे तो ये यही वापस आएगा, इट मीन्स ये यहाँ पे स्टेबल है। अगर हम इस डायग्राम इसकी बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, फील्ड ऊपर की तरफ लगा दिया हमने, बट
अगर मैंने डायपोल इस हिसाब से रख दिया, माइनस ऊपर रख दिया, पॉजिटिव नीचे रख दिया, तो हमें पता है P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो P नीचे होगा, बट E ऊपर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक नीचे एक ऊपर है, तो यहाँ पे थीटा 180 हो गया। तो ये अनस्टेबल है, अगर आप ध्यान से देखो ये है ही अनस्टेबल, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव की तरफ है और पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ है। तो ये नेगेटिव रिपेल करते होंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो ये यहाँ वापस नहीं आएगा, सो फर्दर रोटेट हो जाएगा पॉजिटिव घूम के नेगेटिव की तरफ, इस हिसाब से अपने आप को सेट करेंगे, मतलब ये वापस नहीं आएगा। तो ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको समझ आए होंगे। अगर थीटा अगर बोले कोई बोले आपको 90 है, तो फिर तो साइन 90 मैक्सिमम होता है, साइन 90 सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो फिर तो उस पर टॉर्क सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगी P मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपको बोले मैक्सिमम टॉर्क लग रही है, इट मीन्स उस टाइम पे थीटा कितना है, 90 डिग्री। लास्ट अगर इसमें कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये है, जितना भी हमने अभी तक स्टडी की है वो इसलिए स्टडी की है कि टॉर्क डायपोल पे लगेगी जब वो यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ा होगा। बट अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि वो अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ा होगा तो क्या होगा, इफ डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके 1 मार्क 2 मार्क के। देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स, hence it rotate its motion लिख लेते हैं हम यहाँ पे, its motion is rotatory as well as translate। इसको समझ लो बस। अगर हम डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये होगा कि लेट अस सपोज हम इस डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे तो हमने यूनिफॉर्म लिया था, लेट अस सपोज यहाँ पे अगर हम बोल दें फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे फील्ड वीक है, तो हमें पता है जिस तरफ E ज़्यादा होगा उस तरफ फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो इस तरफ फोर्स हम कह सकते हैं ज़्यादा होगा, इस तरफ फोर्स कम होगा। लेट अस सपोज जैसे इस तरफ फोर्स 100 है तो इस तरफ फोर्स 10। पहले वाले केस में ऐसे नहीं था, यूनिफॉर्म में रखेंगे, अगर यूनिफॉर्म पे रखेंगे तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, बट नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो एक फोर्स 100 होगा, एक फोर्स 10 होगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर हमें पता है कि यहाँ पे घूमेगा तो है, रोटेट तो होगा कि कपल तो बन ही रहा है, क्योंकि एक 10 है एक 100 है, घूम तो इसमें भी रहेगा, टॉर्क तो इसमें भी लगेगी। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे 10 ऊपर की तरफ है, 100 नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ 90 फोर्स जनरेट हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स भी यहाँ पे लगेगी। पहले वाले केस में क्या था, ऊपर 10 होगा तो नीचे भी 10 होगा, तो 10 अब हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स नहीं बनेगी, रोटेट तो वो करेगा बट यहाँ पे नेट फोर्स भी जनरेट हो रहा है, बिकॉज 100 है यहाँ पे 10 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लेट अस सपोज अगर हमें ये बॉडी अगर इस पे इस तरफ फोर्स 100 लगा दें और इस तरफ फोर्स हम 10 लगा दें, तो हमें पता है 100 इसको इस तरफ खींच के भी ले जाएगा। तो यही यहाँ होगा, अगर 10 है ये 100 है, घूमेगा तो है बट ये 100 का 90 फोर्स उसको खींच के भी ले जाएगा, जिसके कारण ये घूमेगा तो है एज वेल एज थोड़ा सा ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा, रोटेटरी भी करेगा, ट्रांसलेटरी भी करेगा। ट्रांसलेटरी का मतलब लीनियर मोशन। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, अगर इमेजिन करो ये डायपोल यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ा है, तो ये जब टॉर्क लगेगी तो ये ऐसे हो जाएगा, नॉट यूनिफॉर्म में पड़ा तो ऐसे हो जाएगा। बट इमेजिन करो ये डायपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ा है, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ा है तो थोड़ा सा आगे भी चला जाएगा और घूमेगा तो है, ठीक है। यूनिफॉर्म में वो इसी जगह पे खड़ा खड़ा घूम जाएगा, पर नॉन यूनिफॉर्म में वो थोड़ा सा आगे चलेगा और घूमेगा, ठीक है। मतलब इसमें रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों मोशन हो जाएंगे अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ा होगा। वैसे हमें ज़्यादा जो केसेस आएंगे वो हमारे यूनिफॉर्म की आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म का तो एक कंसेप्चुअल जनरेट हो सकता है, वो हमने बता दिया।
ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।